हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकेड एक्सेल। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलास्टिसिटी का लेक्चर नंबर 2। फर्स्ट लेक्चर में हम बात कर चुके हैं हमारे इलास्टिसिटी जो प्रॉपर्टी थी उसके बारे में। साथ ही जो है हमने स्ट्रेन के बारे में बात करी थी, कुछ स्ट्रेस के बारे में बात करी थी। स्ट्रेन को आज के लेक्चर में हम ज़्यादा डिटेल से डिस्क्राइब करेंगे। तो देखते हैं आज के लेक्चर में हम क्या क्या चीज़ों को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहली चीज़ जो है हमारी रहने वाली स्ट्रेन, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, फिर हुक्स लॉ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, फिर जो है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, एंड देन उसके जो टाइप्स रहेंगे वो भी है ना। तो सिंपल सा जो है हमारा चैप्टर ये है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों इसको। वेलकम टू अकेड एक्सेल। मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर धर्मवीर प्रजापति। देखते हैं किसको, स्ट्रेन को। तो स्ट्रेन को जो है हमने लास्ट क्लास में जब हमने देखा था स्ट्रेस, है ना। तो स्ट्रेस जब किसी बॉडी पर प्रोड्यूस हो रहा था, किसी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस लग रहा था, तो क्या हो रहा था, जैसे कि मैं यहाँ पर जो है इसको अगर हमने देखा, मैंने ये फोर्स लगाया, एफ फोर्स लगाया, तो इसको जो फोर्स लगाने के बाद में देखा हमने क्या कि बॉडी जो है ये क्या थी, इलोंगेट हो रही थी। इलोंगेट हो रही है या फिर क्या हो रही है, कंप्रेस हो रही है ना। ये इसकी लेंथ अगर जो है क्या होती है, एल लेंथ थी, तो अब जो है इसकी लेंथ क्या होगी, एल प्लस डेल्टा एल लेंथ होगी। तो ये जो है यहाँ पर जो ये लेंथ में चेंज है, लेंथ में चेंज को हम रिलेटिव टर्म में पढ़े, किसके साथ में, इसकी इनिशियल लेंथ के टर्म में के साथ में कंपैरिजन करके, देन जो है इसको हम क्या बोल देते हैं, स्ट्रेन। स्ट्रेन एक तरीके से डिफॉर्मेशन की बात हो रही है ना। तो जो है क्या उसकी लेंथ में, एरिया में, वॉल्यूम में जो चेंज आ रहा है कंपेयर टू इट्स ओरिजिनल जो स्टेट, वो जो है हमारा क्या है, स्ट्रेन है। स्ट्रेन मतलब जो है, अगर मैं इसको ऐसा कहूँ, देखना एक सिंपल एग्जांपल मैं लेता हूँ इसको। मान लीजिए ये पेन है, इसकी लेंथ अगर जो है हमने कहा 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, तो जो है हमने क्या क्या कहा, इसको हमने इसको स्ट्रेच किया और उसकी लेंथ को हमने 15 सेंटीमीटर कर दिया। 10 सेंटीमीटर से इंक्रीज करके जो है ये इनिशियल लेंथ होगी। अब वो जो फाइनल लेंथ है वो एल प्लस डेल्टा एल, वो कितनी होगी, 15 सेंटीमीटर। तो हम ये कह रहे हैं कि इसके अंदर परसेंटेज चेंज कितना आया, कितना चेंज आया परसेंटेज। तो इसको हम क्या करें, जो चेंज आया इनिशियल के कंपेयर में, अगर इसको कंपेयर करें तो ये आया हमारे पास में डेल्टा एल। डेल्टा एल कितना कितना आया, 5 का चेंज आया अपॉन इनिशियल 10, तो ये कितना आ गया, 1/2। इसको परसेंटेज की फॉर्म में देखें तो ये कितना आ गया हमारे पास में, 50%। कितना आ गया, 50%। तो यहाँ पर ये 50% जो है चेंज, ये जो चेंज है डेल्टा एल अपॉन एल, ये जो है हमारा परसेंटेज देख रहे हैं। इसको परसेंटेज ना देखें, रिलेटिव टर्म देखें 1/2, तो ये क्या है हमारी, ये जो 1/2 है ये क्या हमारा स्ट्रेन है ना। तो इसको क्या कह रहे हैं, इट इज दी it is defined as the ratio of dimension ratio of change in dimension to initial डायमेंशन। इनिशियल डायमेंशन किसके कंपेयर में, ये देखा जा रहा है, इसके कंपेयर में इनिशियल चेंज जो है के कंपेयर में चेंज को देख रहे हैं। देन जो है ये क्या होगा, हमारा स्ट्रेन होगा ना। इसको अगर यहाँ पर देखें, इसको तो मैं हटाता हूँ। अगर इसको लिखना होगा अगर हमें, तो जो है किस फॉर्म में लिखेंगे, देखना, स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन। कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पर जो है इसको स्ट्रेन बोल देंगे। यहाँ पर जो है मैंने लेंथ का एग्जांपल लिया, तो इसी के बेसिस पे, क्योंकि हमने जो स्ट्रेस पढ़े वो अलग अलग जो है चीजों के बारे में पढ़ा, जैसे कि ये हमारा लेंथ का लॉन्ग था। तो जब हमारा जो स्ट्रेस लेंथ का लॉन्ग था, तब जो है हमने उसको क्या बोला था, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, है ना। उसमें दो टाइप हमने देखे थे, टेंसाइल और कंप्रेसिव। इसी तरीके से जो है हमारे स्ट्रेन भी उसी के बेसिस पर होंगे। कौन से, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है ना। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन वो हमारा टाइप होगा। और जो है हमारा जो दूसरा जो था शेयर स्ट्रेस, तो शेयर स्ट्रेस के बेस पर यहाँ क्या आने वाला है, शेयर स्ट्रेन।
फिर थर्ड क्या था हमारा, वॉल्यूम स्ट्रेस या हाइड्रोलिक स्ट्रेस, उसी के बेस पे यहाँ पर क्या आएगा, वॉल्यूम स्ट्रेन आएगा। तो जो है तीनों टाइप जो है हमारे वो भी क्लियर होंगे। अगर मैं इसका ऐसा यूनिट देखूं, है ना, ये यूनिट, ठीक है ना, तो यहाँ पर इट इज यूनिट लेस एंड लेस क्वांटिटी। कैसे, देखें ये भी डायमेंशन में चेंज है ना, जो हमने कहा डेल्टा एल, वो भी किस में आएगा, मीटर में, और ये भी किस में आएगा, ओरिजिनल डायमेंशन, वो भी क्या आएगा, मीटर में। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया आपका, यूनिट लेस। और जब यूनिट नहीं है देन डायमेंशन तो पॉसिबल होती ही नहीं है ना, तो ये क्या होगा, यूनिट लेस डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी। इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं फिर साथ ही। इसके टाइप्स जो है यहाँ पर, एक टाइप क्या, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, दूसरा क्या होगा आपका शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेन होगा, उसको हम बाद में पढ़ेंगे हालांकि। और जो थर्ड टाइप है वो क्या है हमारा, वॉल्यूम स्ट्रेन। तीन टाइप के जो है आपके स्ट्रेन रहने वाले मेनली। ठीक है, एक और जो है हमारा स्ट्रेन आएगा, उसको जो है हम लास्ट में देखेंगे जब हम पढ़ लेंगे देन, क्योंकि वो पॉइजन रेशियो में आएगा, वैसा पॉइजन रेशियो में आएगा, देन जो है उसको हम लास्ट में देखेंगे। पर अभी के लिए जो है हम जो है हमारा तीन टाइप जो है इसको देख रहे हैं, 1 2 और 3। तो सबसे पहले जो है हम इसको देख लेते हैं। ये क्या है हमारा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, जो कि अभी अभी हमने देखा है कि क्या होता है कि अगर हम क्या करें, लेंथ को देखें, और लेंथ को जो है हमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, इलोंगेट कर दिया, फोर्स ए से कंप्रेसिव हो सकता है या टेंसाइल हो सकता है, दोनों ही ऐसे। तो एल प्लस डेल्टा एल, अगर लेंथ इंक्रीज हो जाती है ये होकर के ऐसी होगी, देन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होगा आपका, ये हो जाएगा क्या, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है ना, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ जो है हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रेन हो जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा एल अपॉन, यहाँ पर लिख देता हूं मैं इसको, वो क्या हो गया हमारा, चेंज इन स्ट्रेन। इसको हटाते हैं, एक मिनट, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा एल, चेंज इन लेंथ कितना, डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इनिशियल लेंथ जो थी आपकी वो एल थी, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, इसको आप ध्यान रखें। ठीक है, ये जो है हमारा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होगा। ये जो है कंप्रेसिव और टेंसाइल दोनों तरीके का हो सकता है। जब क्या होगा, टेंसाइल होगा तो ये क्या आ जाएगा आपका, पॉजिटिव आ जाएगा। और जब ये क्या होगा आपका, जब ये फोर्स क्या होगा आपका, कंप्रेसिव होगा इस तरीके से, देन जो है ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव। यहाँ पर क्या लग जाएगा, नेगेटिव लग जाएगा। अगर लेंथ डिक्रीज हो रही है देन जो है आपका ये क्या होगा, डेल्टा एल नेगेटिव हो जाएगा। तो इतना सही है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, आसानी से जो है, बहुत ही आसान सा चैप्टर ही है ये, जिस फॉर्म में आप जो है देखें 90% चैप्टर इस बेस पे खत्म हो जाता है कि आपके तीन टाइप के स्ट्रेस होते हैं, तीन टाइप के स्ट्रेन होते हैं, और उसी के बेसिस पे तीन टाइप के जो है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं। उतना सा है, कुछ है ही नहीं चैप्टर के अंदर। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन देख लेना, शियर स्ट्रेन इसके बाद में देखते हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के अंदर हमने जब बात करी थी, ठीक, तो जो है हमारा जो ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट को देखें, पहले ऐसे था, जो है कंप्रेस होकर के क्या हो जाता है, क्योंकि
इस पर सब तरफ से क्या लगने लगता है, फोर्स लगने लगता है। जो ये फोर्स है, ये जो है फोर्स ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर फोर्स बनाना होता है हमेशा, ये ध्यान रखें। तो ये इनिशियल वॉल्यूम जो है इसका क्या था, हमारा इनिशियल वॉल्यूम अगर v था तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया, v माइनस v डेल्टा v, v माइनस डेल्टा v। v माइनस, तो ये v इनिशियल, ये क्या हो गया, v माइनस डेल्टा v आपका जो है वॉल्यूम हो गया ऐसा। तो ये जो है आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आया, इसको अगर मुझे डिफाइन करना हो तो कैसे लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन वॉल्यूम टू ओरिजिनल वॉल्यूम, है ना ऐसा। तो इसको क्या लिख लेंगे यहाँ पर, जो है हमारा आ जाएगा वॉल्यूमेट्रिक ये हो जाएगा हमारा क्या, डेल्टा वी अपॉन वी। जनरली इस पर जो है वॉल्यूम क्या हो रहा होता है, डिक्रीज हो रहा होता है, तो जो है यहाँ पर नेगेटिव साइन ले लेते हैं। तो उसको जो है अगर हम कंसिडर ना करें तो जो है यहाँ पॉजिटिव लेंगे, और अगर कंसिडर करें तो यहाँ नेगेटिव लिया जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स negative sign represents the decrease in volume। ये अगेन यूनिट लेस डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी, स्ट्रेंथ टोटल ये जितना भी है वो क्या है, यूनिट लेस डायमेंशन क्वांटिटी हमारी, ये हमारे को ध्यान रखना ही है हमेशा, ठीक है। यहाँ से एक जो चीज अभी एक वन बाय वन इसको पढ़ लेते हैं, देन जो है इसके ऊपर फिर क्वेश्चंस करने हमारे लिए आसान हो जाएंगे। शेयर स्ट्रेन की बात करें, अगर शेयर स्ट्रेन को देखें अगर हम, तो यहाँ पर अगर मैंने लास्ट क्लास में बताया था, अगर जो है आपका स्ट्रेन इस तरीके से लग रहा हो, स्ट्रेस जो है इस तरीके से लगे, ऐसा, इसको क्या कर दिया हमने, ये जो एक सपोर्ट जो है उसको क्या कर दिया हमने, फिक्स कर दिया। फिक्स किए बिना जो है ये क्या नहीं होगा, पॉसिबल नहीं होगा स्ट्रेन इस तरीके का स्ट्रेन। तो यहाँ पर ऐसा फोर्स लगे, एफ फोर्स क्या लगे, इसकी सरफेस के अलोंग लगे, है ना। एफ फोर्स जो है ये स्ट्रेस पड़ते टाइम हमने बताया, फोर्स कैसे लगे, सरफेस के अलोंग लगे। देन जो है ये सरफेस जो है कुछ इस तरीके की हो जाएगी, देखना बच्चों यहाँ पर सी, एक मिनट ये होगी, दिख रहा है आपको, ये वाली, ये कुछ मैं ऐसे ही बना देता हूँ इसको ना, ये वाली जो है थोड़ी सी शायद गलत बन गई। ये आपको दिख रहा है कि ये जो क्यूब था ये क्या हो गया, थोड़ा सा जो है शिफ्ट हो गया इस तरफ, जैसे ही फोर्स लगा तो जो है क्यूब क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि जो ये लेंथ है, मान लीजिए ना, इस लेंथ को क्या बोलूँ मैं, एल, इसको क्या बोलूँ, एल। तो ये जो शिफ्ट आया है इसको क्या हम डेल्टा एल बोल सकते हैं, है ना, डेल्टा एल इसको, जो शिफ्ट में शिफ्ट जो आया है। और ये जो है एंगल, जो ये एंगल है ये क्या है हमारा, फाई, ठीक है। इस एंगल को क्या बोल रहे हैं हम, फाई एंगल बोल रहे हैं। देन जो है शेयर स्ट्रेन को किस फॉर्म में यहाँ पर डिफाइन किया जाता है, ये जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको ये कहा था
कि अगर मुझे शेयर स्ट्रेन डिफाइन करना हो तो शेयर स्ट्रेन क्या होगा, जितना एंगल से शिफ्ट हुआ, जितना एंगल से, या फिर मैं कहूँ कि ये इसको अगर मैंने जो है ऐसा ट्विस्ट कराया तो ट्विस्ट कुछ ना कुछ एंगल से जो है क्या होगी, ट्विस्ट होगी, है ना। तो अगर ये ट्विस्ट होगी तो जो है यहाँ पर जो एंगल, जो जितना एंगल ये जो क्या होगी, ये रोटेट कर जाएगी, वो क्या होगा, उसका शेयर स्ट्रेन होगा। ठीक, वो स्ट्रेन जो है, फोर्स हमारा शेयर स्ट्रेस होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया, लेकिन जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, हमारा शेयर स्ट्रेन होगा। तो शेयर स्ट्रेन जो है यहाँ पर मैं अगर यहाँ देखना चाहूँ, देखिएगा अगर यहाँ हम टेन फाइव कैलकुलेट करें, क्या टेन फाइव, तो क्या आएगा, टेन फाइव इज इक्वल टू इस वाले ट्राइंगल में, तो टेन फाइव इज इक्वल आ जाएगा हमारे पास में परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पर देखें इसको, ये 90 डिग्री बन रहा हो तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ये बन गया डेल्टा एल अपॉन एल। अच्छा, डेल्टा एल अपॉन एल अपने आप में क्या होता है, स्ट्रेन होता है। तो ये किस तरीके का स्ट्रेन आया, शियर स्ट्रेन। कैसे स्ट्रेन है ये, शियर स्ट्रेन है, ये ध्यान रहे बच्चों, है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है, अलग है ये पहले से, है ना। इसको जो है आप शियर स्ट्रेन बोलते हैं, ध्यान रखें। ठीक, तो ये जो है शेयर स्ट्रेन, इसमें जो है एक जो हम ट्विस्ट वाला जो पार्ट है, उस वाले ट्विस्ट वाले पार्ट को भी जो है हम ध्यान से देखेंगे, क्योंकि जो है वो भी क्या है, शेयर स्ट्रेन का पार्ट है, तो उसको भी हमारे को देखना होगा। अच्छा, यहाँ पर एंगल जो है अगर छोटा हो तो टेन थीटा नियर अबाउट, नियर हम ये कहेंगे इफ थीटा इज स्मॉल देन टेन थीटा नियरली इक्वल्स टू थीटा। टेन थीटा नियरली इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, थीटा, देन थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा हमारे पास में, डेल्टा एल अपॉन एल, है ना, ये आ जाएगा। अच्छा, मैं आपसे एक चीज पूछूं, आप जो है ना मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जो अगर जब थीटा हमारा स्मॉल होता है तो टेन थीटा नियरली इक्वल्स टू थीटा कहा जाता है, क्यों कहा जाता है ना। एक तो ये चीज जो है मुझे कमेंट करके बताइएगा। ऐसे ही क्योंकि जब हम ये पढ़ते हैं थीटा स्मॉल है, देन कोस साइन थीटा इज नियरली इक्वल्स टू थीटा, कोस थीटा इज नियरली इक्वल्स टू व्हाट, थीटा मत कर देना, वन होता है ना, वो वन होता है। तो क्यों होता है ये जो है आप इसमें मेरे को कमेंट करके एक बार बताइएगा जरूर कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम इसी में बात कर रहे थे, एक जो है हमारे पास में रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ ट्विस्ट एंड एंगल ऑफ शेयर। ट्विस्ट और शेयर में जो है एंगल में क्या रिलेशन है, उसको हमारे को देखना है। तो वो जो है मैं इसको इस तरीके से कह रहा हूँ, देखिएगा मैंने, क्योंकि जो है एक्सप्लेन करने के लिए तो इसी एग्जांपल को ही लिया था, है ना, इसी एग्जांपल को ही लिया था। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको ट्विस्ट करा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ट्विस्ट करा रहे हैं। तो यहाँ से देखेंगे इसके सेंटर से इसमें जो एंगल जो जनरेट हो रहा है, ठीक है, ये एंगल, या फिर मैं कोई भी जो है इसको यहाँ से क्यों लूँ, मैं यहाँ से नहीं लेता हूँ, यहाँ से ये कुछ एंगल ले लिया मैंने, है ना, ये हमने क्या ले लिया, ये फाई, ये फाई एंगल है, और ये जो लेंथ है ये क्या है हमारी, एल है। ठीक है, ये एल है। अब हम कह रहे हैं कि ये जो है जब हमने इसको रोटेट कराया ना, कुछ रोटेट कराया, तो ये जो है सेंटर से कुछ जो है यहाँ से इसको एंगल ऑफ ट्विस्ट, और ये क्या है हमारा एंगल ऑफ शेयर, यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है ना, ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर 90 डिग्री, हम जरूरी नहीं कि 90 डिग्री कह रहे हैं, ये जो एंगल है ये क्या बन रहा है हमारा, ये जो एंगल बन रहा होगा, है ना, इसके साथ में इसको हम क्या बोल रहे हैं, थीटा एंगल। हमारी जो रेडियस है वो क्या है, आर। तो यहाँ पर जो है हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा, देखना, फाइव बाई एल इज इक्वल टू थीटा बाई आर, ये हो जाएगा, फाइव बाई एल इज इक्वल टू थीटा बाई थीटा, ये एंगल है, और ये आर रेडियस, देन जो है हमारे पास में क्या जाएगा, फाइव इज इक्वल टू एल बाई आर थीटा, ये हमारा रिलेशन हो जाएगा एक, जिसको हमारे को यूज करके जो है इसमें रिलेशन बिटवीन
एंगल ऑफ ट्विस्ट, एंगल ऑफ ट्विस्ट ये हमारा जो है एंगल ऑफ ट्विस्ट हो जाएगा, कितने एंगल से ट्विस्ट हुआ, और एंगल ऑफ शेयर, है ना, ये ट्विस्ट एंगल और जो है एंगल ऑफ शेयर, ये जो है कितने एंगल से जो हमने क्या किया, इसको शेयर किया है। ठीक, तो ये जो है दोनों चीजें का रिलेशन है। इसमें जो है अगर हम क्वेश्चन देखें तो जो है ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर और रेडियस जो है 1 mm दे रखी है, क्लैम्प फ्रॉम इट्स अपर एंड से क्लैम्प है, द लोअर एंड इज ट्विस्टेड थ्रू एंगल 30 डिग्री, 30 डिग्री से ट्विस्ट हो रहा है। द एंगल ऑफ शेयर, है ना, शेयर एंगल जो है वो कितना है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो शेयर एंगल जो है यहाँ पर देखना, यहाँ पर शेयर एंगल जितना सरफेस से ट्विस्ट हुआ वो जो है क्या हुआ, शेयर एंगल, ये हमारे को पता करना है। तो यहाँ क्या जाएगा, ये थीटा इज इक्वल टू आर फाइव बाई एल, क्या हो जाएगा ये आर फाइव बाई एल, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर फाइव बाई एल। आर कितना है हमारा 1 इंटू 10⁻³ एल कितना है 1 मीटर और ये 30 डिग्री, 30 डिग्री, देन जो है ये कितना आ जाएगा देखें, ये हो जाएगा हमारा 10⁻², 3 इंटू 10⁻², ऐसा डिग्री। तो इसको अगर मैं छोटा लिखना चाहूँ और तो ये आ जाएगा 0.03 डिवाइड में 100 आएगा डिग्री, तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा 0.03 डिग्री जो है एंगल ऑफ शेयर हो जाएगा, ऐसा। ठीक है, ध्यान रहे। एक जो है यहाँ पर एक जरूरी चीज है, क्योंकि जब आप फ्लूइड को पढ़ते हैं तब जो है आपको उस जो है उसकी डेफिनेशन में ही एक जो है रिलेशन होता है जिसको आपको ध्यान रखना होता है। तो वो रिलेशन क्या है, अ शेयर स्ट्रेन इज पॉसिबल इन, किसमें शेयर स्ट्रेन होता है, सॉलिड में, लिक्विड में, गैसेस में, या ऑल ऑफ दीज में, है ना, तीनों में हो सकता है क्या, ये सिर्फ सॉलिड में होता है या लिक्विड में होता है या गैसेस में होता है। देखें, अगर हम आइडियल फ्लूइड की बात करते हैं ना, आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड के अंदर यहाँ पर जो शेयर स्ट्रेन है हम क्या बोलते हैं, देयर इज नो शेयर स्ट्रेन इन फ्लूइड, फ्लूइड सरफेसेस के बीच में क्या नहीं होना चाहिए, कोई शेयर स्ट्रेन नहीं होना चाहिए, तभी क्या है वो फ्लूइड होंगे। तो यहाँ पर लिक्विड और गैसेस में क्या नहीं है, शेयर स्ट्रेन नहीं होता है। तो सिर्फ कहाँ पर शेयर स्ट्रेन होता है, सॉलिड्स में होता है, तो उसको आपको ध्यान रखना है ना। एक जो है हुक्स लॉ है ना, हुक्स लॉ के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको जो आप क्योंकि बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं तो उसको जो है ये एक चीज हमेशा रहती है कि साइंटिस्ट के नाम भी जो है पता रहे। तो जो है साइंटिस्ट के नाम का के साथ में अगर हम देखें तो हुक्स लॉ जो है, जो बायोलॉजी के बच्चे होते हैं उन्होंने हुक का नाम पहले सुना होता है ना, अगर नहीं पता हो तो मैं बता दूं, रॉबर्ट हुक। कौन है ये, रॉबर्ट हुक। अब जब रॉबर्ट हुक का नाम आ जाता है तब जो है बायो वालों को पता चलता है कि ये तो वही साइंटिस्ट है जिन्होंने डिस्कवरी ऑफ सेल की, है ना, सेल की डिस्कवरी की। तो सेल की डिस्कवरी के लिए किसको जाना जाता है, रॉबर्ट हुक को। तो वो रॉबर्ट हुक यहाँ क्या कर रहे हैं, फिजिक्स में क्या कर रहे हैं, तो बेसिकली जो है ये जो होते हैं ये फिजिसिस्ट होते हैं। तो फिजिसिस्ट जो है आप या फिर जो है बायोलॉजी की टर्म के साथ में देखें तो बायोलॉजी जो है, अब जो बच्चे कह रहे होते हैं ना कि हमें क्यों पढ़ाया जाता है फिजिक्स, क्योंकि हमें जो है सिर्फ क्या करना है, मेडिकल साइंस में ही जाना है, हमें तो मेडिकल से ही मतलब है, जो है फिजिक्स से कोई मतलब नहीं है। आगे चल करके आपको पता चलेगा। अभी मैं आपको एक चीज बता सकता हूँ, एक एग्जाम्पल के टाइम पे, अभी जब कोविड था ना, कोविड था तो हमारे जो डॉक्टर्स थे उन्होंने ऐसे वेंटिलेटर्स बनाए थे, आप समझते हैं वेंटिलेटर में एक बॉडी पर जो जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर ही होता है, वेंटिलेटर को छोड़ो, ऑक्सीजन सिलेंडर जो होता है वो ऑक्सीजन सिलेंडर जो है एक बंदे से प्रेशर जो जाता है, जो प्रेशर जो मेंटेन करते हैं वो एक बॉडी तक ही, एक पर्सन तक ही जाता है ना। लेकिन ये जो थे हमारे डॉक्टर्स, इन्होंने क्या किया, एक जो ऑक्सीजन सिलेंडर था उसको क्या किया, डिवाइड कर दिया, जो उसकी पाइपलाइन जो थी उसको इस तरीके से डिवाइड कर दिया कि जो है वो चला जाए कहाँ पर, 4 अलग अलग लोगों तक एक ही जगह से मेंटेन करके। अब समझिए कि अगर उनको फिजिक्स नहीं आ रही होती तो क्या वो जो है ये जो मैकेनिज्म जो जनरेट की उन्होंने, क्या ये कर पाते क्या, शायद नहीं कर पाते, है ना। तो जो है आपको ये ध्यान रखना है कि
जो बायोलॉजी भी है उसमें जो है बेस क्या है, फिजिक्स ही है। आपको जो है अब मान लीजिए कि एक स्टैंड लगाना है, या फिर जो है एक जो है कोई जो है वेन है वो जो है ब्रेक हो गई, तो आपकी उसको इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी होगी ना। वो क्या करनी होगी, इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी होगी। तो इलास्टिसिटी कैलकुलेट कहाँ से करेंगे आप, है ना। तो जो है वो सारी चीजें कैलकुलेट करने के लिए आपको, आप प्रेशर मेजर कर रहे हैं, कितना यूज है प्रेशर का बायोलॉजी में, वो प्रेशर यूज कहाँ से आएगा आपको कैलकुलेट करना, है ना। पल्सेस देख रहे हैं आप, इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी का यूज कर रहे हैं, वो सब कहाँ से आएगी, एक्सरेज। बिना जो है फिजिक्स पढ़े एक्सरेज कहाँ से समझ में आएगी आपको, है ना। एक्सरे कर रहे हैं तो वो जो चीजें हैं वहां पर फिजिक्स का बहुत ज्यादा यूज है, तो उन्होंने भी किया होगा। देन जो है क्या होगा, फिजिक्स का जो बायोलॉजी के थे साइंटिस्ट, उन्होंने किसको भी देखा होगा, तो जो है इलास्टिसिटी के बारे में भी, है ना। यहाँ पर जो है हम बात कर रहे हैं किसकी, इलास्टिसिटी की, है ना, और हुक्स लॉ की। यहाँ पर उन दोनों में क्या रिलेशन है, देखें। जब हम बात करते हैं किसी मटेरियल की ना, जब बात करते हैं किसी मटेरियल की, तो यहाँ पर क्या है, एक मटेरियल को हमने क्या किया, स्ट्रेच किया, छोड़ दिया। फोर्स को भी देख रहे हैं ना, उतना ही फोर्स, जैसे मान लीजिए कि मेरे को 1 सेंटीमीटर जो है इलोंगेट कराना है, तो मुझे आयरन को भी क्या करना है, इलोंगेट कराना है। अगर मैं रबर को इलोंगेट कराना है तो मुझे आयरन को भी क्या कराना है, इलोंगेट कराना है। तो अब आप इलोंगेट कराए, है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जितना फोर्स लगा रहे हैं रबर के ऊपर, उतना ही फोर्स लगाएं किसके ऊपर, आयरन के ऊपर। देखें डिफॉर्मेशन किस में ज्यादा आता है, और कौन अपनी शेप में बना रहने की कोशिश ज्यादा करता है, कौन ज्यादा कोशिश करेगा। रबर में तो आप थोड़ा ही फोर्स लगा रहे हैं, उतना फोर्स लगाने पे आयरन में तो डिफॉर्मेशन आता ही नहीं है। आता है क्या, नहीं आता। तो ज्यादा इलास्टिक कौन हुआ, आयरन हुआ या रबर हुआ, रब हाँ? आयरन हुआ, क्योंकि जब आपने खींचा उसको छोड़ा तो पूरी तरीके से अपनी ओरिजिनल शेप में आ रहा होगा। इसमें आप देखें तो कुछ ना कुछ परसेंटेज चेंज आ ही जा रहा होगा, किसमें, रबर में। लेकिन उतना ही फोर्स जब आयरन में लगा रहे होंगे तो उतना चेंज उसमें नहीं आ रहा होगा ना, क्योंकि वो तो आपको इलोंगेट होते हुए दिखाई नहीं। लेकिन जो जब आपने छोड़ा उसकी पोजीशन में या उसकी शेप में उतना ज्यादा चेंज आया ही नहीं, है ना। तो यहाँ जो है चेंज आने की जो लिमिट है ना, तो आप कह सकते हैं कि रबर जो है उसमें चेंज आने की लिमिट जो है छोटी है, उसमें जल्दी क्या हो जाएंगे, चेंज आ जाएंगे। जो आयरन है उसमें उतनी जल्दी चेंज नहीं आएंगे, है ना। तो ये जो लिमिट है, जब तक कि उसमें क्या रहे, इलास्टिसिटी का जो प्रॉपर्टी वो उसमें बनी रहे, इस जो लिमिट को कहते हैं क्या हम, इलास्टिक लिमिट। क्या होते हैं, इलास्टिक लिमिट। तो किस हर एक मटेरियल के लिए डिफाइन है क्या, इलास्टिक लिमिट। इसलिए रबर जो है, रबर की इलास्टिक लिमिट क्या है, कम है। इसलिए जो है उसका जो एक कांस्टेंट जो हम बात करेंगे, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, वो भी क्या होता है, कम होता है। आयरन का वो ज्यादा होता है ना, इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पर देखना, लो अभी जो है दूसरे तरीके से भी जो है इलास्टिसिटी को बताता हूँ। ये जो है यहाँ से कैसे हम जो इलास्टिसिटी को डिफाइन करते हैं। एक जो लिमिट है उसका ध्यान रखेंगे, इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट इज द लिमिट इन विच बॉडी रिटेन इट्स इलास्टिसिटी, है ना। उसकी इलास्टिसिटी को बनाए रखती है उतनी लिमिट, उसके बाद ज्यादा स्ट्रेस लगाएंगे क्या हो जाएगा, उसमें डिफॉर्मेशन आने लग जाएगा, है ना। तो यहाँ पर तो हुक्स लॉ क्या कहता है कि जैसे जैसे आपने क्या किया, स्ट्रेस बढ़ाया तो स्ट्रेन भी बढ़ेगा, और स्ट्रेस बढ़ाया तो और स्ट्रेन बढ़ेगा। कब तक, जब तक कि उसकी इलास्टिक लिमिट है। क्योंकि जैसे ही इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करेंगे तो स्ट्रेस ज्यादा कम बढ़ाएंगे, स्ट्रेन ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना। क्योंकि आपने देखा होगा रबर को शुरू में तो जो है आप फोर्स लगाते हैं, वो जो है छोड़ा वापस आ गया, लेकिन कुछ टाइम बाद आप देखते हुए आसानी से क्या होने लगता है, इलोंगेट होने लगता है, लेकिन अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाता है, ठीक है ना। तो स्ट्रेस जो है स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहता है। तो जब तक रहे वो, तब तक क्या रहेगा, इलास्टिक लिमिट रहेगी, है ना, इलास्टिक लिमिट के अंदर ही होगा, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, इलास्टिक लिमिट को ऐसे कहें, क्या बोलेंगे हुक्स लॉ के अंदर, अकॉर्डिंग टू हिम। आप लोग जैसे लिख देते हैं वैसे ही मैं लिख रहा हूँ, है ना। अकॉर्डिंग टू हुक नहीं लिख रहा हूँ मैं भी, अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू हिम विद इन इलास्टिक
limit elastic limit stress on an object is directly proportional to strain। क्या होता है जो है स्ट्रेस, क्या होता है इलास्टिक स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जब तक कि क्या रहे उसमें स्ट्रेस इलास्टिक लिमिट बनी रहे। इलास्टिक लिमिट जब भी खत्म हो जाएगी देन जो है हुक स्लो वर्क करना बंद कर देगा। तो ये किसके लिए है? आपका इलास्टिक लिमिट के लिए है ना, इलास्टिक लिमिट। तो इलास्टिक लिमिट आपको पता रहनी चाहिए ना। इलास्टिक लिमिट को अगर मैं यहाँ पर अलग से लिखूं, इलास्टिक लिमिट क्या होगा ये? इट इज द लिमिट in which an object have elastic property। क्या हो? इलास्टिक प्रॉपर्टी बनी रहे, वो क्या है? उसकी इलास्टिक लिमिट है ना। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? इसके लॉ के अकॉर्डिंग स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के। यहाँ से जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ कांस्टेंट लगाते हैं जिसको हम क्या बोल देते हैं? ई, इलास्टिस मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है ना। ये क्या हुआ? हमारा स्ट्रेन। तो ये क्या है? वेयर ई क्या है हमारे पास में? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ई इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास में? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ई इक्वल टू क्या है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। इसका ध्यान रखें, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। ठीक, ई इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इस फॉर्म में। अगर यहाँ पर इसको देखें तो ये एक प्रॉपर्टी, ये एक जो है हमारी ऐसी क्वांटिटी आई है, ये एक ऐसी क्वांटिटी आई जिससे हम इलास्टिसिटी को डिफाइन करते हैं ना। ठीक, क्या है? दिस डिफाइन द इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल। एक मटेरियल की इलास्टिसिटी को किससे डिफाइन किया जाता है? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी से ना। जब तक आपको मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी नहीं पता मतलब आप इलास्टिसिटी के बारे में जानते नहीं है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे मैंने आपसे शुरू में पूछा था कि बेटे जो है इलास्टिसिटी रबर की ज्यादा होती है या स्टील की या आयरन की। तो जो है आप जब आप शुरुआत को देखते हैं तो इलास्टिक मटेरियल जो है आप क्या इसको समझते हैं? रबर को समझते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि इसको मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को, तो स्ट्रेस ज्यादा लगाने पर, थोड़ा लगाने पर स्ट्रेन भी क्या आ जाता है? रबर में ज्यादा आ जाता है। देन ये रेशियो जो है छोटा आता है कंपेयर टू जब मैंने क्या किया? स्ट्रेस लगाया किसके ऊपर? आयरन पर। आयरन पर स्ट्रेस लगाया तो स्ट्रेस अगर मैंने लगाया और स्ट्रेन क्या आया? छोटा, देन ये रेशियो क्या आएगा? बड़ा। ई जिसके लिए बड़ा होता है, ई जिसके लिए बड़ा होता है उसके जो है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बड़ा हुआ, मतलब वो ज्यादा इलास्टिक है ना। तो द materials which have higher E मतलब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी are called more इलास्टिक है ना वैसा। तो ये जो है इलास्टिक मटेरियल से रिलेटेड जो है हमारे पास में कुछ चीजें हैं, इसका ध्यान रखें। देन जो है आप चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे है ना। आपने बहुत बार जो है, क्योंकि फिजिक्स की टर्म्स ऐसी है ना, फिजिक्स की टर्म्स को ऐसे जो है
डिफाइन किया गया है, जैसे वर्क को आपको डिफाइन किया गया है ना। तो आप जैसे कह देते हैं, या डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपको डिफाइन किया गया, आपको समझना पड़ेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा, है ना। मेरे ख्याल से ये जो है किसके बारे में, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में। ये ध्यान रखें आप, अगर इसको जो है ऐसा ही यूनिट देखें इसकी, तो यहाँ पर स्ट्रेन जो है यूनिटलेस डायमेंशन लेस स्ट्रेन स्ट्रेस बचा, तो इसकी जो डायमेंशन है वो किसके इक्वल है, किसके इक्वल है, स्ट्रेन के इक्वल है, और स्ट्रेन की किसके भी इक्वल है, प्रेशर के इक्वल। तो यहाँ पर जो है ऐसा यूनिट जो है हमारी, ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर और पास्कल PA, है ना। ये इस फॉर्म में, दोनों की फॉर्म में आप याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। हम कुछ जो है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटीज जो आए हमारे, ठीक, तो उसके टाइप्स की बात कर सकते हैं। उसके टाइप्स की बात करें तो ये क्या है, आपके मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी में जो हमने स्ट्रेन जो पढ़े थे शुरू में ना, स्ट्रेस पढ़े, स्ट्रेन पढ़े, उसी के साथ साथ में जिस तरीके के आपने स्ट्रेस पढ़े उसी तरीके का स्ट्रेन आया, और उसी तरीके का क्या आएगा, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी आएगी। जैसे कि मैं बोलूं, जब आपने पढ़ा था शेयर स्ट्रेस या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, तो स्ट्रेन क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो यहाँ पर जो है नया जो आपका जो उसी से रिलेटेड, उन दोनों क्वांटिटी से रिलेटेड, यहाँ पर देखना, जो स्ट्रेस आ जाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, तो स्ट्रेन क्या आएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। देन यहाँ पर ई जो है उसको क्या मत बोल देना, लॉन्गिट्यूडनल मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी मत बोल देना, ये क्या होता है, इसको नया नाम दिया गया है, ये क्या है आपका, यंग्स मॉड्यूलस मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, है ना। जो सेकंड है यहाँ पर, किधर गया, यहाँ इसी तरीके से, तो वॉल्यूम, ऊपर जब वॉल्यूम नीचे वॉल्यूम, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, तो उसको बोल देते हैं हम क्या, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ऐसे ही आ जाएगा हमारे पास में, जब हम शेयर स्ट्रेस अपन शेयर स्ट्रेन की बात करेंगे, तो उसको हम कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। तो जो है तीनों अलग अलग चीजें हैं, इसको जो है बस नए तरीके से नाम याद रखने पड़ेंगे। ये जो है क्या था आपका, मॉड्यूलस ऑफ, ठीक है, मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस बोल लिखना था, है ना मेरे को, बल्क मॉड्यूलस या फिर क्या है, हाँ, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। आगे पीछे पढ़ना है उसको पढ़ ही लेंगे। और थर्ड जो है वो क्या होगा, बल्क मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तीन तरीके के, वन बाय वन जो है इसको हम देखना चालू करेंगे। देन फर्स्ट जो है हमारा क्या आएगा, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अभी अभी मैंने एक्सप्लेन किया, इसको कैसे बोलेंगे, इट इज डिफाइन is the ratio of longitudinal stress to longitudinal strain। मेरे ख्याल से जो है आप चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। इसको जो है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वाई, वाई से लिख देते हैं इसको ना, कैपिटल वाई, वाई ना, वाई बिलोंग्स टू यंग्स, जो है साइंटिस्ट जो थे यंग, देन वाई इज इक्वल टू यंग्स मॉड्यूलस, यंग्स ऑफ इलास्टिसिटी। वो क्या हो जाएगा हमारा, वो क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस
ऑन लॉन्गिट्यूडनल ट्रेन, ठीक है ना। देन इसको अगर हम देखें y इज इक्वल टू स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या था हमारा, फोर्स अपॉन एरिया, ये क्या था, फोर्स अपॉन एरिया, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन वो क्या हो जाएगा हमारे पास में, डेल्टा एल अपॉन एल, है ना, वैसा। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ अपॉन ए डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है, ऐसा कुछ, ये ध्यान रखें इस फॉर्मूले को, जो है आपको यूज आ जाएगा कई बार। एफ जो है फोर्स है, ए एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया है, एल लेंथ है जो भी आपका मटेरियल होगा उसकी, और डेल्टा एल जो है उसकी लेंथ में चेंज होगा, क्योंकि लेंथ का लॉन्ग ही लगता है तो यहाँ पर लेंथ से ही रिलेट करना होता है, आसान है। अच्छा बच्चों, यहाँ पर जो है हमने एक ग्राफ बना लेना था स्ट्रेस स्ट्रेन का, क्या आएगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ आएगा, उसमें कोई जो है आपको जो है दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। यहाँ पर जो है इसको प्रोपोर्शनलिटी का ग्राफ है, तो जो है इस ग्राफ को बनाए, हो जाएगा स्ट्रेस। इसको एक प्रॉपर ग्राफ भी बनाएंगे हम बाद में, अभी तो हम जो है प्रोपोर्शनलिटी के हिसाब से बना रहे हैं। तो ये जो है क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, यहाँ थीटा जो होगा, थीटा से अगर हम टेन थीटा देखें स्लोप, तो वो क्या होगा आपका, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, वो भी होगा आपका, उसको भी ध्यान रख लेंगे, ठीक है। देखें, ये हम कर ही रहे थे, इसमें जो है एक जो है ट्रिकी सी चीज है, इसको जो है आपको नोटिस करना चाहिए। देखना क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉड्यूलस ऑफ अ परफेक्टली रिजिड बॉडी, परफेक्टली रिजिड बॉडी के बारे में जो है उसकी बात करें, तो परफेक्टली रिजिड बॉडी जो है क्या होती है, उसकी डेफिनेशन में ही इसका आंसर है क्या, जिनके बीच में रिलेटिव जो है पोजीशन के बीच में, रिलेटिव पोजीशन जो है उसके बीच में कभी चेंज नहीं आए, वो चेंज ना हो। तो यहाँ पर जो है यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है y इज इक्वल टू एफ बाई ए डेल्टा एल अपॉन एल, तो मतलब ये जो डेल्टा एल है इसमें चेंज नहीं आया, मतलब कि ये जो है क्या रहे आपका, जीरो रहे। जब ये जीरो रहेगा देन y क्या हो जाएगा आपका, इंफिनिटी। तो जो है हमारा क्या होगा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, है ना। ध्यान रखें, है ना, इस तरीके से जो है इसको कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं देखें, कॉपर वायर ऑफ नेग्लिजिबल मास, मास जो है क्या है, नेग्लिजिबल है, लेंथ 2 मीटर है एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर इज केप्ट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल विद वन एंड फिक्स, एक जो है वन एंड फिक्स रखा हुआ है इसका, बॉल ऑफ मास 1 kg इज अटैच्ड टू अदर एंड, जो है एक 1 kg की जो बॉल है वो अदर एंड पर अटैच किए, द वायर एंड द बॉल आर रोटेटिंग इन एंगुलर वेलोसिटी with angular velocity 10 radian per second if the elongation in the wire is 10⁻³ meter of 10 Young's modulus of copper। ये पूछ रहे, y कैलकुलेट करना है आपको, क्या होगा वो, आपको लेंथ दे रखी है, क्या दे रखी है, लेंथ दे रखी है, क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है, ठीक, और जो है हॉरिजॉन्टल स्मूथ टेबल पर जो है ये फिक्स, एक एंड को फिक्स कर रखा है और रोटेट करा रहे हैं, जो है मास कितना दे रखा है 1 kg। तो यहाँ पर देखना y इक्वल टू क्या होगा हमारे पास में, f बाई ए डेल्टा एल अपॉन एल, ये है, ठीक। f जो है हमारा क्या होगा, जब रोटेट कर रही है तब ये क्या होगा, m ओमेगा स्क्वायर, r क्या होगा, उसकी रेडियस, जो कि वायर जो है रोड है उसकी लेंथ ही है वो, है ना, और ये क्या हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर, और ये डेल्टा एल, ठीक है। इलोंगेशन जो है डेल्टा एल, ये क्या होगा हमारा डेल्टा एल आ गया, तो यहाँ पर जो है हम चीजें रख सकते हैं, m कितना है हमारे पास में 1, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा कितना है हमारे पास में 10 स्क्वायर, एल जो थी लेंथ, लेंथ ऑफ द रोड वो 2 थी, पाई हो जाएगा 10⁻⁻6, डेल्टा एल, डेल्टा एल क्या है इलोंगेशन, वो कितना हमारा 10⁻⁻3, 10⁻⁻3 है, तो ये हो जाएगा 10⁻4, 2 इंटू 10⁻, टू ये होगा ये, है ना, और ये हो जाएगा 10⁻⁻9, ऊपर चला जाएगा तो 2 इंटू
10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना, इसका ध्यान रखें। ठीक, ये क्वेश्चन हुआ आपका। एक अगला क्वेश्चन देखना बच्चों, ये क्या कह रहा है, 2 वायर आर मेड ऑफ सेम मेटल, जो है सेम मेटल के 2 वायर बने हुए हैं। अब क्या कह रहे हैं, द लेंथ ऑफ अ फर्स्ट वायर इज डबल दैट ऑफ अ सेकंड वायर, जो है फर्स्ट वायर की जो लेंथ है वो डबल है सेकंड वायर के, एंड इट्स डायमीटर हाफ, जो डायमीटर है वो क्या है, हाफ है ऑफ द सेकंड वायर। इफ द इक्वल लोड्स आर अप्लाइड ऑन द बोथ वायर्स, फाइंड द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन देयर लेंथ, लेंथ में जो इंक्रीज हो रही है उसका रेशियो पूछ रहे हैं। यहाँ पर देखें, अगर मैं y इक्वल टू फिर से f बाई ए, ये रिलेशन है, सेम मेटल के ना, हम जब मेटल सेम है तो यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ये क्या रहेगा, सेम रहेगा। और इफ इक्वल लोड, लोड दोनों पर क्या है, सेम है, तो ये भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक, और क्या कह रहे हैं, रेशियो ऑफ इंक्रीज, डेल्टा एल पूछ रहे हैं, और लेंथ का और डायमीटर का जो रिलेशन है ये इनको दे रखा है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास में ये हो जाएगा क्या, एल ए डेल्टा एल, ये हमारा कांस्टेंट टर्म होगी, है ना, ये कांस्टेंट टर्म है, नहीं, हाँ, इनका रेशियो कांस्टेंट है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंक्रीज इन लेंथ, तो डेल्टा एल इजकल टू क्या आ जाएगा, इसको अगर हम देखें तो ये हो जाएगा ए बाई एल, क्या जाएगा, ऐसा है ना, ये इधर ले लेते हैं, ये प्रोपोर्शनलिटी में, प्रोपोर्शनलिटी में। ठीक, डेल्टा एल इजकल टू ए बाई एल हो गया हमारे पास में। यहाँ पर देख लेते हैं, तो डेल्टा L1 डेल्टा L2, एरिया, एरिया क्या है, अच्छा, द लेंथ, डायमीटर हाफ है ना, तो डायमीटर क्या हो जाएगा, ये हमारा पाई R1 स्क्वायर बाई L1, और ये हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर L2, R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर, और ये L2, यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर दे रखा है क्या, लेंथ ऑफ वायर फर्स्ट इज डबल्ड, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2L2, ये हो जाएगा क्या, 2L2, ये L2 है, और ये क्या दे रखा है, आगे देखें, डायमीटर इज हाफ, जो है पहले वाले की डायमीटर हाफ है, तो रेडियस भी क्या हो जाएगी, हाफ R2 बाई 2, R1 जो है वो R2 की क्या है, हाफ है, इंटू R2, ऐसा। तो यहाँ पर जो है रिलेशन ले सकते हैं हम, स्क्वायर होगा ये, है ना, स्क्वायर होगा, पाई आर स्क्वायर स्क्वायर, यहाँ से तो ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास में, ये बच जाएगा हमारे पास में 1/4 का स्क्वायर, और ये 2, 1/4 ओनली, सिर्फ 1/4, ये जाएगा 1:8, क्या जाएगा, 1:8 में जो क्या जाएगा, इंक्रीज इन लेंथ का रेशियो आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ कोई बड़ी बात है नहीं, बेसिक कैलकुलेशन ही है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं देखना, कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ ए स्टील वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर बाय 25%, 25% इंक्रीज कर रहे हैं, तो जो फोर्स कितना रिक्वायर्ड होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। यहाँ देखें, फिर से देखें, y इक्वल टू एफ बाई ए डेल्टा एल अपॉन एल, इंक्रीज इन लेंथ, तो डेल्टा एल अपॉन एल जो है वो कितना, 0.25% है ना, ऐसा है। तो डेल्टा एल अपॉन एल क्या होगा हमारे पास में, फिर डेल्टा एल अपॉन एल हो जाएगा 0.25 इंटू 10⁻⁻2, क्योंकि डिवाइड लगाना पड़ेगा ना, इतना परसेंटेज है, ये हमारे पास में डेल्टा एल अपॉन एल आ गया। अब क्या कह रहे थे, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया,
क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है हमारे को दे रखा है 10⁻⁻6 और y दे रखा है ना, फोर्स पूछ रहे हैं। देन जो है F इक्वल टू आ जाएगा, ये y हमारे को दे रखा है 1 × 10⁻11। F हमारे से पूछा जा रहा है, A जो है हमारे को दे रखा है 10⁻6, डेल्टा L अपॉन L ये हो गया 0.25 × 10⁻2 ऐसा। तो यहाँ से अगर इसको मैं देखूं तो ये हो जाएगा 10⁻4 F, ये -4 हो जाएगा 25 × 10⁻4 और ये -10 तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻11। यहाँ से F इक्वल टू आ गया, इसको मल्टीप्लाई करें अगर ना तो आ जाएगा 25 × 10⁻1 ही बच जाएगा यहाँ तो खाली, है ना। यहाँ पर जो आ गया कितना, F इक्वल टू 25 न्यूटन जो है हमारा आंसर आ जाएगा। F इक्वल टू 25 न्यूटन इज द आंसर। ठीक, इसी तरीके से जो है कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, यहाँ पर जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे बच्चों, देन जो है ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक है, क्या कह रहे हैं देखें, अ लोड ऑफ 1 kg का लोड है प्रोड्यूसेस एन एक्सटेंशन 2 mm इन वायर ऑफ 3 मीटर लॉन्ग। लेंथ जो है, लेंथ कितनी है 3 मीटर दे रखी, और डायमीटर जो है आपको 1 mm दे रखा है। यंग्स मॉडुलस आपसे पूछा जा रहा है, मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है बच्चों। ये y इक्वल टू क्या होगा हमारे पास में, F/A डेल्टा L अपॉन L। ठीक है, तो जो है आपको यहाँ पर क्या 1 kg वेट दे रखा है ना, यहाँ पर जो है इसको आप देखना, यहाँ पर जो 1 kg वेट दे रखा है 1 kg है ना, तो mg जो है आपका कितना 1 × 10 न्यूटन इज दी फोर्स जो है जिसकी वजह से एक्सटेंशन आ रहा है। कितना आ रहा है 2 mm आ रहा है। वायर जो है 3 मीटर लॉन्ग है और जो है डायमीटर जो है उसकी 1 mm दे रखी। देन जो है वाई एफ क्या हो जाएगा हमारे पास में 10, एल जो है वो कितनी है 3 मीटर, एरिया जो है पाई आर, रेडियस कितना है 1 × 10⁻³ स्क्वायर ना, 1 mm दे रखा है पाई बाई टू। और ये डेल्टा एल जो है हमारा कितना 2 mm, तो 2 × 10⁻³ ये हो जाएगा। कैलकुलेट कर लेंगे, जो है हमारा चीजें आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं होगी। यहाँ पर देखें, इसको अगर देखें तो ये ऊपर चला जाएगा ना 4 होकर के ऊपर, तो ये ऊपर आ जाएगा 12 × 12/पाई, इसको भी लिखेंगे पाई। ये हो जाएगा हमारे पास में 10⁻6 और 3 तो -9 और ऊपर चला जाएगा तो प्लस का 9 और 10, तो ये हो जाएगा 10⁻10। अगर मैं इसको देखूं तो ये 3.14 है, डिवाइड लगाएगा 12 से तो ये आ जाएगा लगभग नियरली हमारे पास में 4 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारा जो है आंसर आ जाएगा ना। नेक्स्ट एक और जो है क्वेश्चन है हमारे पास में, ये क्या कह रहा है देखना, स्टील वायर इज 2 मीटर लॉन्ग, जो है कितना लेंथ है इसका 2 मीटर लॉन्ग है, और डैम इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है 2 mm स्क्वायर दे रखा है। इफ इट टेक्स 100 न्यूटन टू इंक्रीज टू स्ट्रेच दिस वायर बाय 1 mm, 1 mm से स्ट्रेच करने में कितना जो है 100 न्यूटन का लोड लगता है। हाउ मच फोर्स विल बी रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच अ वायर ऑफ सेम मटेरियल एज वेल एज डायमीटर भी सेम है, मतलब एरिया भी सेम है उसका, फ्रॉम इट्स नॉर्मल लेंथ ऑफ 20 मीटर है ना, उसकी कितनी थी पहले लेंथ 2 मीटर, और जो है यहाँ पर कितनी है 20 मीटर लेंथ है, और जो है हम्म हम्म इतनी है, इतनी से क्या करना है लेंथ को कितना कर देना है हमारे को 1 20 मीटर। हम्म, ये बच्चों ये होगा, हाँ ये होगा 2002 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इतना जो है हमारे को करना है, 20 मीटर से बढ़ा करके कितना कर देना है 2002 सेंटीमीटर कर देना है। जो है कितना हमारा फोर्स रिक्वायर्ड होगा ये हमारे से पूछ रहे हैं ना। तो यहाँ पर देखें y इक्वल टू क्या होता है F/A डेल्टा L अपॉन L, ये है
अब इसमें कौन कौन सी चीज यहाँ पर कांस्टेंट रखी गई है ये हम देख लेते हैं पहले। y हमारा कांस्टेंट है ना, y हमारा कांस्टेंट है और सेम मटेरियल है और डायमीटर भी क्या था, सेम है, तो डायमीटर भी क्या हो जाएगा यहाँ पर सेम। तो यहाँ वाई ए जो है वो कांस्टेंट हो गया, तो ये हो जाएगा एफ एल अपॉन डेल्टा एल, ये क्या हो जाएगी हमारी कांस्टेंट टर्म हो जाएगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा F1 L1 डेल्टा L1 इज इक्वल टू हो जाएगा F2 L2 डेल्टा L2। क्वेश्चन सोल्व हो जाना चाहिए। यहाँ पर देखते हैं F1 कितना था हमारा 100 न्यूटन, L1 था कितना 2 मीटर, और चेंज कितना था, फिर चेंज हुआ 1 mm, तो 1 mm 1 इंटू 10⁻³ मीटर। आगे देखते हैं F2, ये पूछ रहे हैं हमसे, L2 वो कितनी थी 20 मीटर, और चेंज कितना है यहाँ पर, अगर इसको देखें तो चेंज कितना है, ये जो है हमारा 2000 सेंटीमीटर है, इसमें से अगर हम देखें तो ये 2002 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 2 सेंटीमीटर का चेंज आ रहा है, कितना आ रहा है 2 सेंटीमीटर। इसको हम मिलीमीटर में चेंज करें तो 2 इंटू 10⁻⁻² मिलीमीटर, -1 सॉरी है ना, -1 मिलीमीटर, -1 मिलीमीटर मतलब 0.2 मिलीमीटर आ जाएगा ना, 0.1 मिलीमीटर, हाँ 0.2 मिलीमीटर ऐसा लिख लिया। फोर्स ही कैलकुलेट करना है, आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। ये जो है हमारा कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम्स, ये 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, उधर भेज दें इसको 2 को, पहले तो पावर सोल्व कर लेते हैं। ये इससे कैंसिल हो जाएगी एक पावर, ठीक, यहाँ पर -1 है और यहाँ पर +1 है, ये भी कैंसिल हो गई, ये भी कैंसिल हो गई, इसका भी कोई मतलब नहीं बचा। यहाँ क्या बचा, यहाँ पर भी कुछ नहीं था ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10⁻³ ऊपर चल जाएगा 10⁻+3 डिवाइड, और ये 2 इंटू 10⁻³ F2, तो F2 जो है हमारा कितना आ जाएगा 2000 न्यूटन हमारा आ जाएगा। पहले 100 न्यूटन चाहिए था, अब कितना चाहिए 2000 न्यूटन फोर्स रिक्वायर्ड होगा, है ना, ऐसा है। यहाँ पर एक टॉपिक की बात कर रहे हैं, वो टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं, वो जो है हमारा अगर हम इलोंगेशन को देखें, अगर हमारा मटेरियल जो है हेवी हो, जो रोड वगैरह ले रहे हैं वो खुद ही क्या हो हेवी हो, तो आप ये देखेंगे कि ये खुद ही क्या होने लगती है, इलोंगेट होने लगती है, खुद ही क्या होने लग जाए, इलोंगेट होने लग जाए अपने ही वेट से, क्या हो जाए अपने ही वेट से। यहाँ पर इसकी लेंथ देखें L है, जब इसको लटका देंगे तो जो है आप इसके यहाँ जो सेंटर ऑफ मास है ना, सेंटर ऑफ मास के ऊपर देखें तो सेंटर ऑफ मास के ऊपर पूरा का पूरा मास कंसंट्रेटेड है ना, तो आप ये देख सकते हैं कि इतने मास पर जो है हमारा ये मास नीचे लटक रहा होगा। बोला जा सकता है कि अगर इसको मैं बोलूँ, इसको देखना, ये पूरी रोड जो है हमारी 2 kg की है, 2 kg की, तो इसका जो है यहाँ पर जो मास है ना कितना होगा, इसका पूरा मास कंसंट्रेटेड होगा सेंटर पर यहाँ, तो इस पर जो है जो मास 2 kg का है वो क्या होगा नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, देन उसकी वजह से क्या आएगा चेंज आएगा लेंथ में, है ना, तो लेंथ में चेंज जो आएगा उसको हम जो है इंक्रीमेंट ऑफ लेंथ ड्यू टू ऑन वेट। अच्छा यहाँ पर देखें जो लेंथ है ना, जो लेंथ जो है वो कहाँ से कंसीडर होगी, सेंटर ऑफ मास से, तो ये जो लेंथ है ये कितनी बची हमारी L/2, कितनी बची है लेंथ L/2, देन यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वो क्या हुआ हमारे पास में mg, अगर इसको ऐसे लिखते हैं ना F/A डेल्टा L अपॉन L, ये क्या हो जाएगा mgl/A डेल्टा L, ये हमारा जो है सेल्फ वेट की वजह से चेंज हुआ। ये जो L है, L क्या है हमारी L/2, ये L/2 है ना, ये L/2 थी हमारी। ये जो है हमारा क्या गया y इज इक्वल टू
mgl/2a डेल्टा एल। ये हमारा यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। बस ये ध्यान रखें कि लेंथ जो है हाफ होगी, और जो चीज़ों में बहुत ज़्यादा दिक्कत है नहीं। जैसे इस क्वेश्चन को हम करके देख लेते हैं। क्या है, रबर रोप ऑफ लेंथ 10 मीटर, जो है क्या 10 मीटर की एक रबर रोप है, इज हंग फ्रॉम द सीलिंग, एक सीलिंग से लटकी हुई है। फ्रॉम अ रूम, व्हाट इज द इंक्रीज ऑफ इन लेंथ ऑफ अ रोप ऑफ द रोप टू इट्स ऑन वेट, जो है ऑन वेट की वजह से कितना लेंथ में इंक्रीज आया। आपको दे रखी है यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ रबर, डेंसिटी ऑफ रबर और जी दे रखा है। तो यहाँ डेंसिटी इसलिए दे रखा है क्योंकि मास नहीं दे रखा है, इसलिए जो है यहाँ पर इसको यूज करना है। कैसे यूज करना है एक बार इसको देख लेते हैं, है ना। यहाँ पर देखिएगा y इक्वल टू क्या आ गया था हमारे पास में mgl/2a डेल्टा एल, ऐसा ही है। अब मास नहीं है तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम हो जाएगा हमारे पास में एरिया इनटू लेंथ और डेंसिटी रो, ठीक। तो यहाँ पर इसको यूज कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, m एरिया इनटू लेंथ, लेंथ हमारी कैपिटल एल ही लिखेंगे, इनटू डेंसिटी इनटू जी इनटू एल, ठीक है। और ये 2a डेल्टा एल, तो ये ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। हाँ, रो एल स्क्वायर ये तो बचेगा, है ना। तो हमें क्या चाहिए, कैलकुलेट व्हाट इज द इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ ये पूछ रहे हैं। तो डेल्टा एल इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में एल स्क्वायर रो जी ऑन 2y। ये कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कर लो इसको। डेल्टा एल इक्वल टू एल स्क्वायर लेंथ, लेंथ कितना है हमारे पास में देखे 10 मीटर, तो 10 का स्क्वायर। जी हमारा को दे रखा है 1.5 इंटू 10⁻³ प्लस का 3। जी जो है 10 अपॉन 2, वाई दे रखा है 1 इंटू 10⁻7। ये हमारा वाई है, इसको यूज करना है, कर ले। क्या होगा देखें, डेल्टा एल ये हो जाएगा 1.5 हो गया ये, तो 3/2 है ना, ये 3/2, इसको मैं 3/4 लिख सकता हूँ। 3/2 और ये 2, तो 3/4 ये हो जाएगा 10⁻², ये हो जाएगा 10⁻3, 5, 6, 10⁻6 अपॉन 10⁻7। तो ये कितना हो गया 3/4 10⁻⁻1, ठीक है। तो ये क्या हुआ, डेल्टा एल इक्वल टू 3/4 0.75 बाई 10, मतलब 0.075 मीटर में ये हमारी लेंथ में चेंज आया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये जो चीजें हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं, इन्हें आगे की जो चीजें हैं, ठीक है। तो आगे का जो पार्ट है हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।